क्योंकि माफिया लोग का राज कहीं ना कहीं बढ़ गया। झारखंड बनने के बाद माफिया लोग का इतना दबदबा हमारे अगर विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए, दिन रात बालू चल रहा, दिन रात पत्थर चल रहा, दिन रात मतलब लकड़ी चल रही। पार्टियों का साजिश का शिकार रहा है, बाहरी नेताओं का, बाहरी पार्टियों का, बाहरी दलालों का, बाहरी माफियाओं का। अभी हम इचागढ़ विधानसभा के अंदर रुगड़ी गांव में हैं और यहाँ पे एक जनसभा हो रहा है जिसमें से तमाम मुद्दों के साथ तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। हमारे बीच इसी विधानसभा के अंदर आने वाले वशिष्ठदा हैं, जो इनसे हम सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि इचागढ़ विधानसभा का राजनीति और रणनीति किस तरह से बन रहा है, क्योंकि 2024 एक चुनावी वर्ष माना जा रहा है और चुनावी वर्ष में सभी कोई अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रहा है और इसमें इचागढ़ भी आता है। इचागढ़ जो आता है रांची लोकसभा के अंदर आता है। किस तरह का तमाम पार्टियों का तैयारियां हैं और जेबी केसेस के साथ हमेशा ही जुड़े रहे हैं, तो जेबी केसेस को किस तरह से देख रहे हैं इसको जानने का कोशिश करेंगे। वशिष्ठ जी, सबसे से 2024 जो है चुनावी वर्ष माना जा रहा है, तमाम पार्टियां जो है अपने स्तर से तैयारियां भी कर रही है, जेबी केसेस भी अपने स्तर से कर ही रही है। क्या लगता है कि इस बार जो है इचागढ़ में क्या फॉर्मूला काम आने वाला है? इस बार का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? इचागढ़ नहीं, पूरे झारखंड के 24 जिलों में जेबी केसेस का लहर बन चुका है और आने वाला लोकसभा चुनाव में भी 14 लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। और उसी का एक नमूना के तौर पर ये हाल के दिन में, ये 2 दिन पहले जो घटना हुआ, अंगद दा जो हमारे झारखंड के भगत सिंह के नाम से जाने जाते थे, उनकी हत्या हुई। तो कहीं ना कहीं जेबी केसेस का एक लहर बन रहा है, जिसको रोकने के लिए इस तरह का साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि हमारा आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। ताकि तो पूरी तरह से लहर बन चुकी है। जयराम दा इतने 2-3 सालों से जो लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मानव श्रृंखला से लेकर आज तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले उनका साथ देने वाले सभी कोई छोड़ गए, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह, गौतम बुद्ध जिस तरह से तपस्या करने गए थे 5 साथियों के साथ, 5 साथी उनको छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी वो अपने तपस्या में लीन रहे। लास्ट में वो उन्हीं का उपदेश, उन्हीं का धर्म में बाकी जितने भी साथी फिर से आए और सभी को पहले उपदेश दिए। सवाल रहेगा, राजनीति से सवाल हो जाए, इस बार चुनावी वर्ष माना जा रहा है, इचागढ़ में क्या कुछ फॉर्मूला तय होने वाला है? मेरा सवाल इतना है, सटीक से जवाब दीजिए कि कैसे यहाँ का रणनीति जो है सेट किया जा रहा है तमाम दूसरा पार्टी और जेबी केसेस किस तरह से कर रहा है? इचागढ़ विधानसभा कहीं ना कहीं हमेशा बाहरी पार्टियों का साजिश का शिकार रहा है, बाहरी नेताओं का, बाहरी पार्टियों का, बाहरी दलालों का, बाहरी माफियाओं का। आज राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने के लिए इस तरह से प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी से सभी साधु महतो नहीं है, साधुचरण महतो का वो देहांत हो चुका है और उनकी पत्नी उस स्थिति में नहीं है कि उनका फिर से उनका मतलब एक उत्तराधिकारी के तौर पर फिर से आगे बढ़ाए भाजपा से। तो इसीलिए भाजपा का सीट लेने के लिए, ताकि मतलब जेबी केसेस को कमज़ोर किया जा सके, तो इस तरह का साजिश रची जा रही है। लेकिन हमें समझना है कि बाहरी पार्टी बीजेपी भले देश के लिए अच्छा हो सकता है, देश को तोड़ने से बचा सकती है बीजेपी भाजपा, लेकिन झारखंड के लिए बीजेपी आज तक कुछ नहीं किया है। अगर कोई कर भी रहा था, बाबूलाल मरांडी अगर कर रहा था, उसको भी दबाया गया। इतने भी बाहरी लोग हैं, सभी कोई उनको पहले बीजेपी से उतरवाया, उसके बाद अपना नया पार्टी बनवाया, बाबूलाल मरांडी को झारखंड विकास मोर्चा और उसका अध्यक्ष बना दिया, ताकि वो फिर से कभी खतियान का नाम नहीं ले, कभी डोमिसाइल का नाम नहीं ले। नहीं तो सबसे पहले झारखंड अलग होने के बाद ही बाबूलाल मरांडी के द्वारा, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के द्वारा खतियान को लागू किया जा रहा था 1932 को, डोमिसाइल को भी लागू किया जा रहा था, लेकिन वहाँ दंगा भड़काया गया। रांची, जमशेदपुर, धनबाद सभी जगह वही बिहार यूपी वाले लोग के द्वारा ही दंगा भड़काया गया, ताकि फिर से खतियान लागू नहीं किया जाए। और आप देखे होंगे 60-40 का विरोध में जितने भी सांसद विधायक के पास सभी को, हमारे जेबी केसेस के जितने देवेंद्र भाई सब कोई गए थे, आप लोग भी गए थे, लेकिन किस तरह से रिस्पॉन्स मिला, PN सिंह के द्वारा सभी को जेबी केसेस के साथियों को भगाया गया था। तो अगर आज भी अगर हम लोग नहीं जागे, आज भी अगर हम लोग उसी बाहरी सांसदों, बाहरी विधायकों का समर्थन करें, तो फिर कभी झारखंड नहीं जगने वाला, नहीं कभी हमें शहीदों का भी इतनी कुर्बानी जो मिले है, बार बार हम शहीद अजीत धनंजय, शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद सुनील मसाजी से, इसको हम समझना होगा। और इनका मतलब अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं हुआ है। शहीद निर्मल महतो जिसके नाम से झारखंड अलग हुआ है, उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग आंदोलन करते ही जा रहे हैं, और वही पैसा दारू मुर्गा का खेल चले
तो शायद हम लोग का इतना त्याग कुर्बानी कभी काम नहीं आएगा। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हुए, एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी इतना समय दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि झारखंड इस बार जगने वाला है। अगर हम लोग जिस मानसिकता के साथ, जिस समर्पण के साथ झारखंड को अलग किए थे, झारखंड जब अलग हुआ था 2000 में, उस समय हम रांची में खुद थे। उस समय जो खुशी दिखते बनता था। लेकिन अभी देखिए वही बाहरी लोग वही फिर से जेएसएससी का घोटाला करते हुए, जेएसएससी जेपीएससी आंदोलन से हम जुड़े हुए थे। जेपीएससी में खुद मैं क्वालिफाई किया था पीटी में, लेकिन मैं जानबूझ के हम आंदोलनकारियों को सपोर्ट किया ताकि हमारे झारखंड को इंसाफ मिले, झारखंड के विद्यार्थियों को इंसाफ मिले। मैं अपना मेंस का तैयारी नहीं किया, मैं पीटी के क्वालिफाई होने के बाद भी मैं आंदोलन का साथ दिया और आज तक आंदोलन का साथ दे रहा हूँ, ताकि अगर चाहता हूँ कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तन समर्पण, मर समर्पण और ये जीवन समर्पण। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो इस तरह का मेरा विचार है। अगर बाकी इसी तरह से बाकी सारे शिक्षित लोग, बाकी सारे कर्मचारी लोग, बाकी सारे सरकारी कर्मचारी लोग, जितने भी एम्प्लॉई है यहाँ पर टाटा के आसपास जितने टिस्को एम्प्लॉई है, सभी को हमारे जेबीके से सभी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन चिचागढ़ में हमेशा ही विस्थापित का मुद्दा रहा है। विस्थापित का मुद्दा कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि विस्थापित को जो अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाता है वही यहाँ पे राज करता है। हालांकि ये राजनीति में काम आता है या नहीं आता, ये तो भली भांति आप जानिएगा। विस्थापित अभी किस हो रहे हैं? विस्थापित का मुद्दा सॉर्ट आउट हुआ, नहीं हुआ? विस्थापित का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। कोर्ट में अभी फिलहाल केस करने की प्रक्रिया चल रही है और न्यायालय तक इस विस्थापित मुद्दा को ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी नेता हैं वो कोई बाकी जितने भी नेता हैं, हमें लगता है कि विस्थापित को सिर्फ मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। वो लोग कोई समाधान नहीं चाहते हैं। जिस तरह से विस्थापित को मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं, उसी तरह से हाथी समस्या को भी मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। हम चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस चीज़ को गहराई से जानते हैं कि इससे पहले हाथी समस्या कभी बहुत पहले इतना हाथी समस्या नहीं था। लेकिन अभी हाथी समस्या क्यों है? क्योंकि माफिया लोग का राज कहीं ना कहीं बढ़ गया। झारखंड बनने के बाद माफिया लोग का इतना दबदबा हमारे इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप देखिए, दिन रात बालू चल रहा, दिन रात पत्थर चल रहा, दिन रात मतलब लकड़ी चल रहा है। तो बालू का खनन शायद बंद है, अब सुनने में तो नहीं, अंदर से सब कुछ चल रहा है। बालू खनन सब कुछ चल रहा है। सरकार के द्वारा उसको समर्थन दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। तो फिर कैसे बंद होगा? अगर ये सब बंद होगा तो फिर हाथी समस्या भी बंद होगा। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान हो। कि आप जिस जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आज उसको जमीन पर उतारने की जरूरत है। जयराम दा भी इसी जल जंगल जमीन की बात करते हैं। अगर जमीन का मालिकाना हक हमारा है तो सिर्फ तो माफियाओं को देने के लिए नहीं होता है। अगर जरूरत है कभी घर बनाने के लिए, अगर बालू का जरूरत है तो आप ला सकते हैं, उसके लिए आप मालिक हैं। ग्राम सभा का पावर वही है। लेकिन ग्राम सभा के नाम पे आप माफियाओं को बेचिएगा, बाहरी लोग पूरा आएगा यहाँ पर अतिक्रमण करेगा, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही साथ हमारे ग्रामीणों, ग्राम सभा सभी के लिए अन्याय हो रहा है। तो इस चीज़ को समझना होगा। और चूँकि ये और देखिए दिन ब दिन हाथी समस्या बढ़ते जा रहा है इसी चीज़ के चलते। और इस चीज़ को ये लोग मुद्दा में कन्वर्ट कर रहा है, इसको मुद्दा बना रहा है और लास्ट में इलेक्शन के समय मुद्दा वो नहीं है, वो मुद्दा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर जेन्युइन मुद्दा है। जिस तरह से हाथियों का प्रकोप, जंगली हाथियों का प्रकोप जिस तरह से देखा जा रहा है वो जेन्युइन मुद्दा है। इसको हम लोग राजनीति से नहीं जोड़ सकते। नहीं, लेकिन राजनीति जितना भी नेता है वो लोग दिखाना चाहता है कि